एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। दोस्तों, आजकल एक गुपकार गैंग का बड़ा चर्चा है। हमारे देश में कुछ लोगों को, खासतौर पर बीजेपी के पॉलिटिशियंस को, ये शब्द गैंग से बड़ा प्यार है। ये गैंग, वो गैंग, जहां कोई आदमी पसंद ना आए उनको फौरन गैंग कह दिया जाता है। पहले आपको ये बताऊं कि गुपकार गैंग है क्या। गुपकार दरअसल श्रीनगर की एक स्ट्रीट है, एक मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का घर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी साल भर के करीब की, बल्कि शायद उससे कुछ दिनों ज़्यादा ही की, कैद के बाद, वो घर में हाउस अरेस्ट थे। कैद के बाद जब वो रिहा किए गए तो उन्होंने पहला डिमांड ये किया कि महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया जाए। थोड़े दिनों के बाद शायद मजबूर होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महबूबा मुफ्ती को भी रिहा करना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर पर कश्मीर की तमाम मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बुलाया एक मीटिंग की। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती भी शरीक हुई। उस मीटिंग में एक डिक्लेरेशन, एक ऐलान, एक घोषणा की गई कि जो जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब मिलकर एक अलायंस बनाएंगी और वो आगे जो भी प्रोग्राम होगा, अगर कोई एजिटेशन करना हुआ तो या कुछ और, तो उसमें ये अलायंस जो है साथ काम करेगा। उसे गुपकार अलायंस का नाम दिया गया। बात आई गई हो गई, दो चार उसके ऐलाननामे भी आए, खबरें आई, कुछ हुआ। उसके बाद अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस कर दिया। डीडीसी का मतलब डेवलपमेंट काउंसिल, निकाय के चुनाव समझिए, जिसमें जिला पंचायत, इन सब के इलेक्शन से वो अनाउंस कर दिया। अब जो इस डीडीसी इलेक्शन का ऐलान हुआ, इसका भी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ने ये सोचा कि इस निकाय इलेक्शंस में, डीडीसी इलेक्शंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये तो हिस्सा लेंगे नहीं। और ये सच भी है। महबूबा मुफ्ती ने जेल से रिहा होते ही पहला बयान यही दिया था कि हम जब तक कश्मीर में 370 दोबारा नहीं आ जाता तब तक हम किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बहुत खुलकर ये बात कही थी। तो बीजेपी ने ये सोचा कि ये लोग, अगर महबूबा मुफ्ती हिस्सा नहीं लेंगी तो फिर किसी और दूसरे की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी हिस्सा लेने की, तो वो हिस्सा लेंगे नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस हिस्सा लेगी तो हम कांग्रेस को संभालना जानते हैं, हम तो इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे। चाहे जितनी भी कम वोटिंग होगी, हम तो इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे और दुनिया को बता देंगे कि देखिए, वादी के अवाम सब हमारे साथ हैं और हमने जो फैसले किए हैं वो उसके खिलाफ नहीं। तो ये दुनिया को बहुत बड़ा पैगाम जाता। लेकिन हुआ ये कि गुपकार अलायंस ने ये फैसला कर दिया कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें दिलचस्प बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तो नहीं लेंगे इलेक्शन में हिस्सा। तो फारूक अब्दुल्ला ने उसके जवाब में कहा कि भाई, ये इलेक्शन कोई असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये तो पंचायतों का इलेक्शन है, ये तो
पानी, सड़क, बिजली का मामला है। इसको तो जो श्रीनगर वैली के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो जनता है, जो आवाम है, उनके रोज़मर्रा के मसलों का मामला है। इससे अगर हम पीछे हटे तो और गलत होगा, हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती बात पर सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने ये भी फैसला किया कि भाई मैं हक में तो नहीं हूँ, लेकिन अगर अलायंस का ये फैसला है तो फिर मैं इस फैसले में उसके साथ हूँ। ये अलायंस मिलकर निकाय चुनाव लड़ेगा। बीजेपी लीडरशिप इसके लिए तैयार नहीं, वो बौखला गई, क्योंकि गुपकार अलायंस का हिस्सा लेने का मतलब यह है कि वो बीजेपी जो सोच रही थी वो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने गुपकार गैंग का नाम दे दिया, जैसे कि ये लोग तो सब वो हैं जो चीन को बुलाना चाहते हैं और जो पाकिस्तान के साथी हैं और दुनिया भर की बातें, वही पुराना राग कि ये तो एंटी नेशनल हैं और ये हैं और वो हैं। लेकिन एक बात वो भूल गए। अब इस सो कॉल्ड गुपकार गैंग में कौन लोग हैं? जो तीन बड़े नाम सामने हैं, उनमें से एक हैं फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दूसरे हैं उमर अब्दुल्ला और तीसरे हैं महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला कौन? फारूक अब्दुल्ला वो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए गवर्नमेंट में और डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके थे, कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर में। उमर अब्दुल्ला कौन? वो जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। और महबूबा मुफ्ती कौन? वो जो बीजेपी से साथ मिलने वाली गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर रह चुकी थी। उस गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर जिस गवर्नमेंट में आधे मिनिस्टर बीजेपी के थे। तो अजीब बात है कि जब ये आपके साथ थे तब तो बड़े शरीफ लोग थे, और जैसे ही आपसे अलग हुए तो फिर गैंग हो गए। तो अब ये हुआ कि कैसे लोगों को ये बताएं कि गैंग की परिभाषा क्या है, गैंग की तारीफ क्या है। अब उनको ये ख्याल होता है कि ये लोग अगर पब्लिक के सामने गए तो शायद पब्लिक इनके साथ इनकी तरफ खिंच आएगी। मेरा ख्याल है दोस्तों कि ये बात ज़रूरी नहीं है। ये बात ज़रूरी इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से हमें और आपको मालूम है कि ये तमाम जो लोग गैंग कहला रहे हैं वो बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, उसी तरह कश्मीर की जनता को भी ये मालूम है कि ये बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। तो इनकी वो क्रेडिबिलिटी अब नहीं है जो ये समझ रहे हैं। तो ये दोधारी तलवार है, इधर भी काट सकती है, उधर भी काट सकती है। ये अगर इसने पब्लिक को खींच लिया तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, और अगर ये पब्लिक को नहीं खींच पाई तो वोटिंग परसेंटेज इतना लो हो जाएगा कि बीजेपी के लिए दुनिया को ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि ये सब कुछ डेमोक्रेटिक इलेक्शन था या ये कि कश्मीर की जनता हालात से खुश है। तो दोधारी तलवार है। अब समझ में नहीं आ रहा है इस गवर्नमेंट की कि क्या करें। अब वो कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स को, बल्कि सारी पार्टी के कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी का बड़ा ख़तरा है, लोग मारे जा रहे हैं। अभी भी वो एक हुआ है, कोई 4 लोग मारे गए हैं, सुना, पाकिस्तानी थे, तो लोग मारे जा रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो इस बहाने वो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको चाहते हैं कि रोक दें, वो पब्लिक के पास न जाएं। फिर वो कोरोना के भी है मामला, तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स खड़े हों ये जनता के पास नहीं जाएंगे। जनता के पास नहीं जाएंगे तो जाहिर है कि कैसे मालूम होगा जनता को कौन कैंडिडेट है। मगर ये भी बड़ी ख़तरनाक सूरत है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हो क्यों रहा था, ये इलेक्शंस हो क्यों रहे थे? ये इलेक्शंस हो रहे थे इसलिए कि दुनिया को ये बताना था, दुनिया का जो प्रेशर था, अमेरिका समेत यूएनओ का जो प्रेशर था कि भाई वहाँ पर हालात नॉर्मल करो, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करो, लोगों को अपनी राय जाहिर करने का मौका दो। तो ये इसलिए किया जा रहा था कि इस बहाने दुनिया को ये बताया जाएगा
कि देखो हमने तो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। अब वो मुश्किल मालूम हो रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर ये कहीं कामयाब हो गया तो क्या होगा, और नाकाम हो गया तो भी क्या होगा। नाकाम होने की भी सूरत में बड़ा खतरा है। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए जो है ये बिल्कुल ऐसी जगह फंस गए हैं कि जो न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं। सही बात यह है कि दुनिया को ये बताने की कोशिश लाख की जाए कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, मगर दुनिया ये मानने को तैयार नहीं। दुनिया देख चुकी है कि अभी तक वही कर्फ्यू जैसी कैफियत है, अभी तक लोग बाहर नहीं निकल सकते, अभी तक लोग ये बता नहीं सके हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके के जो जेस्चर्स हैं या ड्रामे हैं, उनसे दुनिया को इत्मीनान होने वाला नहीं है। वो ये जब तक कि आप बिल्कुल कर्फ्यू हटा नहीं लेंगे, जब तक कि आप 4G कनेक्शन बहाल नहीं कर देंगे इंटरनेट का, जब तक कि चीज़ें वाकई दुनिया को नॉर्मल दिखाई नहीं देने लगेगी, तब तक दुनिया ये नहीं मानेगी कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। बहरहाल इस इलेक्शन ने इस बीजेपी को और उसकी लीडरशिप को बहुत बुरी तरह उलझा दिया है। हम तो चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो, हम तो चाहते हैं कि जनता आए और अपनी राय का इजहार करे, हमारी यही ख्वाहिश है। लेकिन जनता क्या है करती है, ये जनता के ऊपर है। हम भी देखेंगे और आप भी देखिए। आज यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। दोस्तों, एक गुजारिश है आपसे, एक विनती है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत में कई गुना इजाफा कर देता है, बढ़ा देता है। प्लीज़, आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।